साथियों नमस्कार। आप सभी का पुनः चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों हम सब कक्षा 10 साइंस अनुसाल पेपर 2023 पर चर्चा कर रहे थे। इसके सेट 2 824 ईके को सॉल्व किया जा रहा था, जिसमें हमने पिछली कक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लिया था। आज हम इसके थ्योरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और हल करते हैं। तो देखेंगे, दिया गया है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न, और अब हम इस वर्णनात्मक प्रश्न को इसके हल करेंगे। तो उपभाग ए यानी फिजिक्स के पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल दिया गया है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक मोटर कार पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की थी, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां बनेगा। और फिर कह रहा है कि किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। 4 नंबर का सवाल है, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है, हम उसको लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में दिया गया है, इसके पहले लिख रहा है कि 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण है। तो हम इसकी यानी रेडियस दी गई है r बराबर दिया गया है 2 मीटर। तो हम इसकी सहायता से इसके f फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे। f बराबर होता है r/2, तो यानी 2/2 करेंगे तो इसकी जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर मिल जाएगी। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी जो होगी वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी। आगे देखिए, बाइक से पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से किसी समय 4 मीटर थी। यानी यहां पर जो वाहन है वो आपका ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो हम वस्तु की दूरी को u से प्रेजेंट करेंगे। तो u बराबर दिया गया है 4 मीटर, तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, -4 मीटर। कह रहा है तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां पर बनेगा। यानी हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे कि चूंकि दर्पण सूत्र सूत्र होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। यहीं पर वैल्यू रख देंगे। तो 1/f की वैल्यू दी गई है 1, v हमें ज्ञात करना है और ये हो जाएगा -1/4। हल करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/1 + 1/4, एलसीएम आएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी 5/4। ये 1/v की वैल्यू मिली हमें। और अगर हम यहीं पर v बराबर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 4/5। ये इतने मीटर में आएगा। और अगर हम इसी मान को सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो v बराबर हो जाएगा 4/5 × 100। तो 5 × 5 = 20, 5 × 100 20 × 80, यानी ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया यहां से कि अतः हम यहां पर लिख देते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से छोटा होगा। तो ये हमें उत्तर मिला। अब कह रहा है इसी में कि इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके किरण आरेख को। किरण आरेख बनाते हैं। यहां पर सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक उत्तल दर्पण को बना लेंगे और उसी दर्पण से हम यहां पर किरण आरेख बना करके दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा एक उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया। ये यहां पर मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष की यहां पर फोकस दूरी हो जाएगी f, और ये इसका यहां पर सेंटर हो जाए क्या कहते हैं वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए
कि वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है। हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारी वस्तु रखी हुई है, ये ए बी वस्तु है। अब हमें यहां से दिखाना है, ये इसका ध्रुव हो जाएगा। हमें दिखाना है इसका जो किरण आरेख है, तो एक हम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिखाएंगे, और जो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश किरण, वो यहां पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये कुछ ऐसे जाती हुई हमें दिखाई देगी, यहां से ये ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। वास्तव में यहां से ये चली जाती है, ये यहां से निकल जाती है, यहां से। और दूसरा हम इसके सेंटर से दिखा दें, ये सेंटर से जा रही है, तो कुछ ऐसे बनेगा और ये ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। आप लोग बनाएंगे अगर तो सही बनेगा, ये यहां से जाती हुई दिखाई देगी, ये इसी मार्ग से जाएगी, इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। यहां से इसकी फोकस दूरी की दूरी है 1 मीटर, और ये होगी 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ये दूरी हमारी बन जाएगी। तो ये इसका किरण आरेख रहा, बनाइए और नोट करिए इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि, यह है क्वेश्चन नंबर 2, गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए, और यह सवाल भी हमारा 4 नंबर का है। तो देखेंगे यहां पर कह रहा है कि अनंत तक देख सकने के लिए, यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसकी बात कर रहा है। तो हम यहां पर वस्तु की दूरी u बराबर ले लेंगे इनफाइनाइट, ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक देखने के लिए मान कह रहा है कि तो कितना होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है सवाल में ही कि 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो यहां जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी -100 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 मिनट, 100 मीटर दिया गया है। तो यहां पर ये हो जाएगी v बराबर 100 मीटर। तो इसकी फोकस दूरी बता रहा है कि क्या होगी। पहली चीज यहां पर देखिए, ये दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाला जो है, यहां पर निकट दृष्टि दोष है, तो जो लेंस प्रयुक्त होगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर जो फोकस दूरी आनी चाहिए वो माइनस में मिलेगी। तो हम हल कर लेते हैं, लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में लेंस सूत्र का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। हल करोगे तो हमें f की वैल्यू ज्ञात करना है। ये हो जाएगा -1/100 और -1/इनफाइनाइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो 1/इनफाइनाइट का मान जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है, 1/100 - 0 हो जाएगा। तो यहां से जो मान मिलेगा हमारा f बराबर, तो f बराबर हो जाएगा 100, यानी -100 सेंटीमीटर, सॉरी -100 मीटर हो जाएगा। सारे मान यहाँ पर मीटर में दिए गए हैं। तो ये हमारे फोकस दूरी मिल गई -100 मीटर, यानी 100 मीटर फोकस दूरी का अगर हमारे पास लेंस होगा तो हम उससे अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला यहां पर मान मिल गया कि 100 मीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। हम लिख सकते हैं अतः व्यक्ति को 100 मीटर फोकस दूरी
दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। आप इसको नोट करिए और साथ में हम इसके किरण आरेख को भी बना लेते हैं। तो चलिए देखिए इसके किरण आरेख को। यहां मान लेते हैं कि ये मानव नेत्र है, इस तरह से, और यहां पर हमारा ये क्या है, रेटिना है, जहां पर प्रतिबिंब बनना है। यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, कार्निया हो जाएगी। तो चश्मे में हम यहां पर अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस यहां पर लगा दिया जाएगा। ये हमारी मुख अक्ष हो जाएगी, मुख अक्ष। अब चूंकि यहां पर देखेंगे तो इसका फोकस यहां पर रहेगा F। प्रकाश किरणें जो आएंगी, जो कि इनफाइनाइट से आनी है तो ये अनंत से आएंगी, और जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं वो क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर होती हैं। तो ऐसे होगा, यहां पर जाएगा यहां तक, यहां से भी दिखा देते हैं, यहां जाएगा। परावर्तन, यहां पर अपवर्तन की क्रिया होगी और अपवर्तन के बाद में ये कुछ इस तरह से जाता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे। तो ये यहां से, तो ऐसे ये परावर्तित हो जाएगी प्रकाश किरण। ये यहां पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाएगा। तो यहां जाएगा तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये इस तरह से यहां पर परावर्तित हो जाएगी प्रकाश किरणें, ऐसे ये परावर्तित हो जाएगी। अब अपवर्तन के फलस्वरूप जब ये बनाएंगी तो ये कहां जाकर के काटेंगी, ये जाकर के यहां पर रेटिना पर एक दूसरे को काट देंगी और यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। यही इसका किरण आरेख होगा। बना लीजिए। यहाँ पर जो ये भी क्या होगा, यहाँ पर नेत्र लेंस होगा, तो एक ये नेत्र लेंस उत्तल लेंस होगा। प्रकाश किरणों का ये एक जगह केंद्रित कर देगा। ये हो गई हमारी रेटिना। बनाइए इसको। उम्मीद है आपने इसे बना लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि ओम के नियम क्या है, यानी इसकी परिभाषा लिखना है, इसकी व्याख्या कीजिए, संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम यहां पर ओम के नियम की बात करेंगे। तो हेडिंग करिए ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ये हेडिंग करेंगे और फिर इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। और यहीं से सूत्र लिख लेंगे। आपने लिखा कि चालक में जो प्रवाहित धारा है I, प्रवाहित धारा I, वो
विभवांतर यानी v के समानुपाती होता है। तो अगर I प्रोपोर्शनल v है तो हम लिख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल I, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाकर बराबर लगाते हैं तो यहां पर एक नियतांक आ जाता है R इंटू I, या हम लिख सकते हैं v बराबर I इंटू R, v बराबर I इंटू R, जहां कैपिटल R चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है। तो इसका ये मान हो जाएगा। अब इसी सवाल में आगे कह रहा है कि इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बना करके कीजिए। तो यहां पर चलिए हम इसका विद्युत परिपथ बना लेते हैं ये, और फिर इसकी यहां पर व्याख्या कर देते हैं। तो देखेंगे इसका जब विद्युत परिपथ बनाओगे तो एक सेल बना दीजिए, एक ये सेल होगा। यहां पर हम इसमें अमीटर लगा देते हैं, अमीटर, और अमीटर लगाने के बाद इसी में हम यहां पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं। इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाएगा। और फिर यहीं पर एक कुंजी लगा देते हैं, यहाँ एक कुंजी लग जाएगी, और इसको ले जाकर के एक धारा नियंत्रक की सहायता से यहाँ पर एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, और यहीं पर ले जाकर के इसको जोड़ दिया जाता है। कुछ इस तरह से इसकी संरचना यहाँ पर बन जाती है। अब यहाँ पर जब ये संरचना बनी हुई है, इसका मतलब है कि स्रोत है, इसमें अमीटर है जो धारा के मान को बताएगा, जो वोल्ट मीटर है यहाँ पर ये विभवांतर के मान को बताएगा कि इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और धारा नियंत्रक यहाँ पर धारा के मान को नियंत्रित करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जो है क्या कहते हैं, इसकी संरचना बन जाएगी, यानी विद्युत परिपथ का संरचना यहाँ पर बन गया है। और अब कह रहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, हेडिंग करेंगे यहाँ पर व्याख्या, और इसकी व्याख्या में लिखें जब कुंजी को बंद करके फिगर को बनाएंगे और उसके बाद में व्याख्या लिखेंगे, और यहां पर लिखें जब कुंजी को बंद करके परिपथ में I धारा प्रवाहित करते हैं, कुंजी को बंद करके परिपथ में I धारा प्रवाहित करते हैं, तो अमीटर से धारा का मान व वोल्टमीटर से अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर की माप लेते रहते हैं, विभवांतर की माप लेते रहते हैं। और साथ ही V यानी विभवांतर के विभिन्न मानों पर, साथ ही विभवांतर के विभिन्न मानों पर धारा I का मान ज्ञात कर ग्राफ खींचते हैं, धारा I का मान ज्ञात कर ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, यह ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है जो ओम के नियम की पुष्टि करता है। अब देखिए यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा, तो उस ग्राफ को देख लीजिए। ये मान लेते हैं कि यहां इस दिशा में हम विभवांतर को दिखाएं और इस दिशा में हम धारा के मान I को दिखाएं। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि अगर जिस तरह से धारा का मान बढ़ता जाता है उसी क्रम में विभवांतर का भी मान बढ़ता है। यानी अगर यहां पर हम ये बना दें, जैसे जैसे यहां पर मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं 1 2 3 4, ऐसे यहां पर लिख दें कि 1 2 3 4। तो जिस क्रम में यहां पर इतना ये बढ़ेगा तो यहां पर ही एक हमें ये बिंदु मिलेगा। दूसरा, अगर इस क्रम में ये बढ़ रहा है तो इसी क्रम में यहां पर भी बढ़ता हुआ हमें ये मिलेगा। ऐसे इस क्रम में ये अगर बढ़ रहा है
तो इधर से ये भी इसी क्रम में बढ़ता हुआ हमें मिलेगा। ऐसे अगर यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो इसी क्रम में हमें ये भी बढ़ता हुआ यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। ऐसे ये एक हमें सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है जो कि ओम के नियम की पुष्टि करता है। इसको बनाइए। और साथ में इसी में कह रहा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम यहां पर लिखेंगे नीचे लाइन से निर्भरता, निर्भरता, और निर्भरता में लिखें प्रतिरोध, प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। और पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर एक, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल L। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा लिखेंगे नंबर 2, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल 1/A। ये हो जाएगा दूसरी निर्भरता। तीसरा लिखेंगे नंबर 3, देखें किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्थात ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। और नंबर 4 लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है, उसके पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपने लिखा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। अब हम सीधे आ जाते हैं उपभाग 2, जो कि केमिस्ट्री के सवाल दिए गए हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी इसकी संरचना बनाना है। और पहला इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है प्रोपेनल, प्रोपेनल। दूसरा दिया गया है पॉइंट बी 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड, ये दिया गया है। सी दिया गया है इसी में प्रोपीन, प्रोपीन। और डी दिया गया है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2। तो चलिए इसकी संरचना को हम यहां पर बना लेते हैं। प्रोपेनल, प्रोप मतलब यहां पर 3 कार्बन होंगे, तो सबसे पहले हम 3 कार्बनों को ड्रा कर लेते हैं। एन लगा हुआ है, यानी सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहां पर सिंगल बॉन्ड कर देते हैं। अल है, यानी कि लास्ट वाला जो है ये CHO समूह है, CHO, तो ये बना दिया। बाकी संयुक्ता इसकी हम हाइड्रोजनों से पूरी कर देंगे। तो ये हमारा पहला का आंसर होगा। दूसरा दिया गया है 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक का मतलब जहां पेंट शब्द है यानी 5 कार्बन है, एन है तो सभी में सिंगल बॉन्ड होगा, ओइक एसिड है यानी CCOOH, क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह भी यहां पर जुड़ा हुआ है। तो 5 कार्बन लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5, और लास्ट का जो कार्बन है ये OH समूह है, एन है तो सभी में सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहां पर बाकी 2 मेथिल कह रहा है, तो दूसरे कार्बन से इधर से हम अंकन करेंगे, तो पहला कार्बन ये दूसरा होगा, तो यहां पर हमारा दूसरा कार्बन है, तो 2 मेथिल यहां से भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे। बाकी इनकी सारी संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरा कर देंगे। यही इसकी
संरचना होगी। ये इसकी संरचना बन जाएगी। आइए देखते हैं प्रोपीन। प्रोप यानी 3 कार्बन बना लेते हैं। इन है यानी कि एक के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी एक सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम बाकी संयोजकता जो बच रही है उसको हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर लेते हैं। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी प्रोपीन की। ये बन गया प्रोपीन। यहां लिखा है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल यानी कि 4 कार्बन। ब्यूट है 4 कार्बन, एन है तो सभी में सिंगल बॉन्ड। ब्यूटेनॉल 2 यानी दूसरे कार्बन से क्या है, यहां से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा OH समूह। अब यहां पर 2 मेथिल और ब्यूटेनॉल 2, तो दूसरे से ही मेथिल समूह भी जुड़ा हुआ है। बाकी संरचना संख्या आप इसकी हाइड्रोजन से पूरी कर दें, तो यही इसकी संरचना हो जाएगी। तो नोट करिए, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उम्मीद है इसे आपने लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, लेकिन ये आपके सिलेबस से हटा हुआ है, तो आपको इसे नहीं हल करना है। आप सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रत्येक अभिक्रियाओं में, निम्न अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसने यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसकी हम यहाँ पर सीधे इसका सूत्र लिख करके हल कर रहे हैं। तो पहला दिया गया है ए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस, और फिर यहां पर डॉट डॉट करके दिया गया है और एरो बना हुआ है, लिखा है जिप्सम, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये हो गया। बी दिया गया है हाइड्रोजन तो H2 प्लस क्लोरीन तो Cl2, एरो बना हुआ है और इधर फिर डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। सी दिया गया है इसका जिंक कार्बोनेट, तो सूत्र लिखेंगे ZnCO3, ये हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO, ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, एरो बना है, सॉरी यहां पर ये है एरो और इधर प्लस करके और फिर डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। डी देखेंगे, डी दिया गया इसमें, डी है मैग्नीशियम यानी Mg प्लस, फिर यहां पर डॉट डॉट करके दिया गया है और आगे लिखा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन तो H2, और अगला E है बेरियम क्लोराइड, तो ये सूत्र होगा BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सूत्र होगा H2SO4 गिव्स दैट, ये डॉट डॉट किया हुआ है और है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और यहां पर छठा दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, सूत्र होगा AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड Na गिव्स दैट डॉट डॉट है, फिर है प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो आइए इनको बैलेंस करते हैं और जो यहाँ पर खाली स्थान है इसको भी हम यहाँ पर भरते हैं। देखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, यहाँ पर जल का आधा अणु दिया गया है और यहाँ पर है 2, यानी कि अगर हमें 1.5 अणु यानी 1 से ही 1/2 यानी 3/2 अणु और जल के लिख दिया जाए तो ये हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। 3/2 H2O, 3/2 H2O, तो ये हमारा समीकरण बैलेंस हुआ। इसको देखेंगे H2 प्लस Cl2, बहुत ही सिंपल है, यहाँ हम लिख देंगे 2HCl। ये लिखा है ZnCO3 गिव्स दैट ZnO, तो शेष क्या बच रहा है यहाँ पर CO2, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ MgO और यहाँ देखा MgCl2 प्लस H2, तो हम लिख सकते हैं
2HCl, तो ये भी हमारा समीकरण बैलेंस हो जाएगा। BaCl2 H2SO4, यहां देखिए लिखा HCl, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, तो पहले हम इसकी संख्या में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2HCl। अब बाकी क्या बच रहा है BaSO4, तो यहां लिख देते हैं हम BaSO4 बेरियम सल्फेट। आइए इसको देखते हैं AgNO3 प्लस Na बना रहा है ये NaNO3, तो शेष क्या बचेगा Agi सिल्वर आयोडाइड। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण रिक्त स्थान भी भर गया और समीकरण भी संतुलित है, इसको आप नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो आइए इसी क्वेश्चन 7वां के अथवा की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 का अथवा दिया गया है, उसको हल करते हैं। चलिए देखें सवाल नंबर 7 का अथवा पोर्शन हल करते हैं। अथवा में लिखा हुआ है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो, निम्न पर टिप्पणी लिखो, और पहला दिया गया है वियोजन अभिक्रिया। पॉइंट ये है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया पर हमें टिप्पणी लिखना है, वियोजन अभिक्रिया। तो टिप्पणी चलिए लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखें वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल भागों में, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में या सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। नीचे लाइन से लिखें वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है, वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है, और तीनों को लिख लेंगे आप यहां पर। पहला लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन, और तीनों का आप एक एक उदाहरण केवल यहां पर दे दिए, क्योंकि क्वेश्चन केवल 2 नंबर का है तो ज्यादा हमें इसमें नहीं लिखना है। ऊष्मीय वियोजन में हम लिख देंगे जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये बना लेता है CaO प्लस CO2, वियोजित हो जाता है। दूसरा लिखेंगे विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होगा कि अगर NaCl का विलयन है, हमारा NaCl का विलयन है, और अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा Na प्लस आयन, ये बनाएगा Na प्लस आयन और प्लस Cl माइनस आयन। इस तरह से ये हो जाएगा। और तीसरा यहां पर बताया गया है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन में बताएगा कि जैसे अगर आपका यही क्लोरीन है Cl2, या यहां पर HBr को भी बताया गया है, या Cl2 ही है, और अगर ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये अपने 2 मुक्त मूलकों में वियोजित हो जाता है, Cl एक मुक्त मूलक और ये दूसरा मुक्त मूलक। तो ये हो जाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं दूसरा जो दिया गया है वो है संक्षारण। पॉइंट जो भी दिया गया है टिप्पणी लिखना है, आपका हेडिंग है संक्षारण। तो इस संक्षारण की अब हम परिभाषा लिखेंगे। तो लिखें देखो, जब कोई धातु वायुमंडल की गैसों तथा नमी के संपर्क में आती है, जब कोई धातु वायुमंडल की गैसों तथा नमी के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी सतह का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है,
उसकी ऊपरी सतह का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण लिख लेंगे, जैसे एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। दूसरा लिख लें, नंबर 2, ये उदाहरण पहला हो गया। दूसरा उदाहरण लिख लेंगे, जैसे चांदी की सतह का काली हो जाना, चांदी की सतह का काली हो जाना। तो ये हमारा दोनों उदाहरण हो गए। अब इसी में एक पॉइंट सी दिया गया है, और पॉइंट सी जो इस पर टिप्पणी लिखना है वो है यसद लेपन, यसद लेपन। और इस यसद लेपन को हम गैल्वनीकरण के नाम से भी जानते हैं। यसद लेपन को हम गैल्वनीकरण भी कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो लिखें, यसद लेपन की परिभाषा को लिखेंगे, लिखें, देखो, लोहे की धातु पर जिंक, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जस्ता, जिंक यानी जस्ता की पतली परत चढ़ाने की क्रिया, जस्ता की पतली परत चढ़ाने की क्रिया यसद लेपन कहलाती है। फिर से देखें, लोहे की धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की क्रिया यसद लेपन कहलाती है। तो ये हो जाएगा हमारा यसद लेपन। तो ये भी आपका सेट 2 824 ई के भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप अभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।